तो अब हमारे सिलेबस का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसका हमने कलेक्शन देख लिया था। अब हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन करना, यानी कि हमें इसको दर्शाना सीखना है। इसमें हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। इसके लिए देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा का एग्जीबिशन मतलब मेला टाइप से, और उसको हम अट्रैक्टिव मैनर में हम सामने प्रस्तुत कर सकें ताकि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके और एनालाइज किया जा सकते। तो इसमें कुछ न्यू नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही था, हमें कुछ नया नहीं मिला इसमें, हमने सिर्फ और सिर्फ देख लिया है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कुछ वेल नोन फॉर्म है जिनमें हम जानते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं। एक टेक्सचुअली दिखा सकते हैं, टेक्सचुअली डेटा जैसे कि हम देखते हैं पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, ये सब होता है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बजट या इकोनॉमिक सर्वे के टाइम हमने खूब देखा। डायग्राम्स होते हैं, उसी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे हम डायग्राम भी यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। ये हो गया हमारा ये। अब हम चलते हैं टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो इसमें क्या है हमारा टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, डेटा जो होता है टेक्स्ट के रूप में होता है, ना कि इमेज के रूप में। तो ये एक पॉइंट है पहला, डेटा किसके रूप में होता है भैया, टेक्स्ट के रूप में, ना कि एक इमेज के रूप में होता है। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया आपको। ये दूसरा हो जाएगा, दिस इज़ मोर सुटेबल फॉर द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना टेक्सचुअल में। क्योंकि देखो बहुत बड़ा डेटा होगा तो उसे टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो थोड़ा देखने में समझने में प्रॉब्लम होगा। जब भी लार्ज क्वांटिटी पर डेटा आएगा तब हम लार्ज वाले में हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, टेक्सचुअल का नहीं यूज़ करते, हम इमेज, ग्राफ, इन सब का यूज़ करते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है हमारा कि जैसे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, ये देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ज़्यादा बेटर है, सीधा सीधा सा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम, क्या है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के। तो इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या भी है तुम्हारे, क्या होता है, स्मॉल डेटा के लिए इफेक्टिव है। सबसे पहले यही है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन कहाँ यूज़ किया जाता है, स्मॉल डेटा के लिए। ठीक है, प्रॉपर एम्पल एक विस्तृत इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी इन्फॉर्मेशन की, मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें, क्योंकि टेक्स्ट में हमें रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कंसाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, कंसाइज डिस्क्रिप्शन देता है, और लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी हमने क्या बोला, यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं हम यहाँ पर, और कंसाइजली कर रहे हैं, संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेटरी देता है, ज़्यादा विस्तृत देता है। लेकिन कितने डेटा कैसा होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। दो पॉइंट है, एक स्रोत क्या है डेटा, वो स्मॉल सोर्स होना चाहिए, उसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है परंतु संक्षिप्त पे ही देना है। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं आगे इसके डिसएडवांटेज में टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के। तो इसमें दिस मेथड इज रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव व्हेन द क्वांटिटी इज़ टू लार्ज, ये इसकी प्रॉब्लम है, मैंने अभी बताया, लार्ज हो जाएगा तो फिर हमें उसकी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। द डेटा इज़ नॉट प्रेजेंटेड विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर, इट मे लीड टू रॉन्ग एनालिसिस, याद रखना, इसमें हम फिगर नहीं हैं, फैक्ट्स नहीं हैं, तो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना। जबकि फैक्ट क्या होते हैं, हमने देखा है, अभी जैसे मैं बोलूँ 4, या हम बोलते हैं हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दो, 4 × 3, या कोई भी फैक्ट्स होते हैं। जब जैसे मैं बोलूँ राजा मजबूत होता है तो ये फैक्ट है। अब जबकि मैं यदि इसमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो ये थोड़ी कई बार एरर्स इसमें हमको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं, अगला है टैबुलेशन। अब हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में टेक्सचुअल हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं टैबुलेशन फॉर्म क्या होता है। टैबुलेशन में क्या होता है, हम एक टेबल बनाते हैं, बेसिकली अरेंज करते हैं एक टेबल में डेटा को, रो होते हैं उसमें, कॉलम्स होते हैं, उसके हिसाब से दिखाते हैं। ये सिंप्लीफाई करता है प्रेजेंटेशन को, फैसिलिटेट करता है एनालिसिस को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये लार्ज अमाउंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम टेक्सचुअल वाले में नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगला हम देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है टैबुलेशंस की, जो हम टैबुलेशन पढ़ रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लेते हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को, ये हमने देख लिया। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम होता है जो डेटा का वो कंप्रेस्ड हो जाता है, प्रेजेंटेड इन मच मोर सिंप्लीफाइड मैनर में होता है। सीधे हमने देखा होगा, जैसे ये मैंने एक मान लो टेबल बना दी, ये टेबल बना दी, यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया और यहाँ पर मैंने फ्रिक्वेंसी लिख दी कि भैया मैथ्स 10 नंबर लाने लोगों की संख्या 3 है, 17 नंबर वालों की संख्या 5 है। तो ये हमको देखो एक बार में इतने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 10 नंबर 3 लोग लाए हैं, 17 नंबर 5 लोग लाए हैं, ऐसे कर करके, यानी 17 17 17 ये। तो ये सिंप्लीफाई कर देता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे लिए। ये हो गया हमारा। और ये इम्पोर्टेंस क्या है इसका, हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा क्या आ जाएगा तुम्हारा,
अब इसके लिए गुड टेबल क्या है भैया, यानी एसेंशियल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, क्या क्या टेबल के ऐसे पार्ट होते हैं कि एक अच्छा टेबल कैसा रहेगा, एक अच्छा टेबल कैसा होगा, ये हमें देखना है। तो ये अच्छा टेबल कैसा होगा, इसके लिए हम देख लेते हैं क्या होता है। एक टाइटल होता है, ये भी हम देखेंगे टाइटल कहाँ पर होता है, टॉप में होता है, ये हम अलग अलग देखेंगे। इसका एक साइज़ होता है, इसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा हम चलें तो देखो रिक्वेश्चंस और एसेंशियल ऑफ अ गुड टेबल होता है क्या भैया, क्या क्या है। और इसमें हमने देखा अभी ऊपर देखे थे कुछ और क्या है, रिक्वायरिस्टिक यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो स्पेशल एम्फेसिस किया जाता है, कुछ टॉपिक्स को सूट करना चाहिए, जो पर्पज़ है भैया हमारा वो बढ़िया होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। तो ये बड़ा इजी है, इस पर कुछ न्यू नहीं था। फिर इसके अलावा इसमें कॉलम होने चाहिए, कॉलम के अलावा रो होने चाहिए, इसके अलावा क्लैरिटीज़ होनी चाहिए, फिर यूनिट्स होनी चाहिए। इसमें यूनिट क्या होती है भैया, मान लो मैंने कोई किलोमीटर में दिए थे वैल्यू और मैंने इसको लिख दिया, तो मैं वहाँ टेबल में उधर दिखाऊंगा कि किलोमीटर को मैं 1 के इक्वल ले रहा हूँ, ये टेबल में दिखाता। तो यूनिट होती है, यहाँ से कुछ नहीं है, थ्योरी पार्टिकल है और इस पर कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ये तुम्हारे पार्ट ऑफ अ टेबल पे चलते हैं। हमारे पार्ट ऑफ अ टेबल सबसे पहला पार्ट होता है टेबल नंबर। ये तुमने कई जगह देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में कि 1.1 टेबल है, 2.1 टेबल है। किसी भी हम जब बुक पढ़ते तो उसमें भी जो टेबल बनी होती है उस पर उसका नंबर लिखा होता है ताकि वो ईजिली आइडेंटिफाई की जा सके। और इसका हम अगर मान लो आइडेंटिफाई भी कर लिए एक तो ईजिली, और दूसरा क्या है, मान लो मुझे उसी टेबल का कहीं और रेफरेंस देना है आगे जा करके, तो हम इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, इसलिए भी यूज़ होती है, ठीक है। और यदि मेन बहुत सारी टेबल होती हैं तो उनकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग हो जाती है। मान लो 4 टेबल हैं, अब भाई कौन से पहले है टेबल, कौन सी बात में यूज़ होनी चाहिए, तो उसकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग भी हो जाती है। फिर इसके अलावा अब हम देख लेते हैं टेबल नंबर के बाद हमारा अगला आता है टाइटल। टाइटल कहाँ पर होता है भैया, सूटेबल टाइटल होना चाहिए कि ये टेबल किसके लिए है। ये ऐसा टाइटल होना चाहिए जो वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे। ब्रीफ मतलब होता है छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में। जैसे मैं मार्क सिस्टम 11th क्लास की फीमेल का रेशो निकाल रहा हूँ, कुछ भी निकाल रहा हूँ, तो वो सब समझ में आना चाहिए हमारा। ये क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सेल्फ मतलब खुद को पूरा एक्सप्लेन करे इसको, टाइटल को, उसके लिए कुछ और अलग से नहीं होनी चाहिए। और फ्री होनी चाहिए ये एम्बिग्विटी से मतलब कन्फ्यूज़न वगैरह, गंदगी वगैरह, थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करे उन सब चीज़ों से दूर होनी चाहिए। इन सब केस इट बिसाइड डिज़ायरेबल टू यूज़ सम टाइटल फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटीज़ होनी चाहिए। मेन टाइटल के अलावा कई बार हम कैच टाइटल भी लगाते हैं, कैच टाइटल भी लगा देते हैं। ये क्या होता है भैया, हमारे उसको क्लैरिफाई कर लेता है ना उसकी जगह पर। फिर इसके बाद जाते हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। तो जैसे मान ले चलो मैं बता रहा हूँ भारत में महिलाओं की प्रगति, ठीक है, महिला की प्रगति। अब और ये सामाजिक धार्मिक प्रोस्पेक्ट में, ऐसे करके एक हमने टाइटल बनाया। अब इसका कैच टाइटल क्या हो जाएगा, इस टाइटल का भी एक संक्षिप्त रूप होता है जो हम दे सकते हैं कि भारत में समस्त आयामों पर महिला सशक्तिकरण, या भारत में महिला सशक्तिकरण, हम ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है भैया, ये हमारा हो जाता है इस प्रकार से कैश टाइटल। कैश टाइटल के बाद अब हम चलते हैं और क्या, कंटेंट मेन पार्ट होता है जिसमें जो हम अंदर डेटा भरते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन है। अभी तक तो हम साइड लिए, अभी हम इसका एक टेबल का एग्जांपल देख लेंगे कि ये टेबल कैसी बनती है। ज़्यादा हो तो एक काम करते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं, टेबल का एग्जाम्पल ही देख लेते हैं ज़रा, फिर हम इनको समझ लेंगे, ये ईजी हो जाएगा। ये देखो बेसिकली यही इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले क्या होता है, टेबल नंबर होता है, ये देखा आपने। फिर इसके बाद क्या होता है, टेबल नंबर के बाद टाइटल होता है भैया। टाइटल के बाद क्या होता है, हेड नोट होता है। हेड नोट क्या होता है, यदि कोई भी प्रकार का अभी हम पढ़ेंगे हेड नोट क्या है, ये हम सिर्फ दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर ये रोज़ होती हैं, रो की हेडिंग होती है, रो को हम स्टब कहते हैं। फिर यहाँ पर कॉलम होती है, कॉलम को हम क्या बोलते हैं भैया, तुम्हारे कॉलम ये वर्टिकल्स होते हैं, कॉलम हेड होते हैं इनके, ठीक है। यहाँ सब एंट्रीज होती हैं, इधर पे इस रो का टोटल यहाँ लिखा जाएगा, इस रो का टोटल यहाँ लिखा जाता है, ये हम जानते हैं। जबकि कॉलम में क्या है, इस कॉलम का टोटल यहाँ लिखा जाता है, इस कॉलम का यहाँ लिखा जाएगा, इस कॉलम का यहाँ लिखा जाएगा, ऐसे होते हैं। फिर ये सोर्स नोट होता है कि भैया ये डेटा का अगर हमने कहीं से सोर्स लिया है ये डेटा जिधर से, तो उसका उल्लेख करते हैं। फुट नोट तुमने कई बार देखा होगा, जब हम कोई लेटर पढ़ते हैं या पेज पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे क्या होता है, उधर से स्टार लग के, जिसे हम हिंदी में पाद टिप्पण कहते हैं,
ये इस टाइप से नीचे पेज के सबसे नीचे लिखा होता है ये, तो ये फुट नोट कहलाते हैं। इन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। ये जो बेसिकली यहाँ टेबल बनी हुई है ना, जिसका देखो एक उदाहरण भी दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें, फिर हम ऊपर जाएंगे तो और इजी लगेगा अब, क्योंकि ये हमने टाइटल लिखा, फिर इसके बाद देखो हमने कॉलम देखे, फिर हमने रो देखी, कॉलम की हेडिंग देखी हमने, टेबल नंबर ये लिखा हमने 4.5 लिख दिया है भाई तुम्हारा, ठीक है। फिर हमने इसका सोर्स देखा सेंसस ऑफ 2011। फिर इसके बाद हमने देखा क्या, यहाँ पर फिगर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट, ये हमने लिखा फुट नोट है, फुट नोट का मीनिंग है, ठीक है। ऐसे करके ये पूरी बनती है प्रॉपर। अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा बस हम वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम पहुंच गए थे कहाँ पर, कंटेंट ऑफ अ टेबल में हमने देखा था। हाँ, ये कंटेंट ऑफ अ टेबल क्या था भाई, तो कंटेंट ऑफ अ टेबल कुछ नहीं होता, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या डेटा है उसका, नेचर क्या है डेटा का, प्लेस क्या है, टाइम क्या है डेटा से रिलेटेड, सोर्स क्या है, ये सब क्या कहलाता है, इसका कंटेंट कहलाता है। अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं आगे, तो हमारा आ जाएगा कॉलम हेडिंग क्या क्या है भाई तुम्हारी, क्या कॉलम हेडिंग कैप्शंस बोलते हैं, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं ये, और जबकि रो को हम क्या बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं। यद्यपि हम अलग पढ़ेंगे इसलिए अभी दिमाग नहीं लगाओ। बाकी कॉलम को हम कैप्शन बोलते हैं। तो सी से सी आ रहा है, सी से कॉलम, सी से कैप्शन, ऐसे याद रखना। और रो से हम आती है स्टब्स, तो देखो रो को बोल देते हैं स्टब्स। अच्छा, यहाँ पर कैप्शन आर जनरली रिटन इन द मिड ऑफ द कॉलम, ठीक है। यानी ये जो एज लिखा है ना, ये कॉलम के बीच में, ये क्या कहलाते हैं, कैप्शंस होते हैं। कॉलम की हेडिंग को ही क्या बोला जाता है, तो या सीधा प्रश्न हो सकता है, कैप्शंस इज नोन एज नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। हेडिंग ऑफ द कॉलम तो हेडिंग ऑफ द कॉलम होती है, ठीक है। ये वर्टिकली हमने ये लिख दिया इसके डेजिग्नेशन पे, ठीक है। ये मिड ऑफ द कॉलम पे लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद हम अगला देख लेते हैं स्टब, स्टब और रो हेडिंग। स्टब और रो हेडिंग मतलब क्या हुआ, रोज जो होती है अब इनकी हेडिंग होती है। जैसे मान ली मैंने एक ये टेबल बनाई है, ठीक है, ये मेरी एक टेबल है, ये टेबल है। अब देखना यहाँ पर मैंने लिखा मान लो कि मेल, तो ये हेडिंग हो गई। यहाँ लिखा मैंने फीमेल, यहाँ पर लिखा मैंने 2011, यहाँ पर लिखा मैंने 2013, तो ये इसके लिए कैप्शन है, ये कैप्शन है। जबकि मेल और फीमेल क्या थे हमारे, तो मेल और फीमेल हमारे स्टब्स हैं, रो की हेडिंग्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या होता है सबसे, हाँ ये तो मैं पता होगा, ये लेफ़्ट में आती है, वो टॉप में आती है, वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, इस पर कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है, लेफ़्ट में होती है, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें भी हम सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैं तुम्हें समझाऊँ। ये मान लो कोई एक कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम पे मेल मैंने लिखा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को भी मैंने दो पार्ट में बांटा कि मेल स्टूडेंट और तुम्हारा फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, ये दो पार्ट। तो ये क्या होते हैं, सब सेक्शन भी किए जा सकते हैं। सेम होता है रो के लिए, जैसे ये है मान के चलो। अब ये क्या है, मान लो एक यहाँ पर सॉरी, जैसे यहाँ पर मान के चलो एक विलेज है, विलेज लिखा मैंने, ये विलेज है। अब विलेज में कौन है, मेल हैं कुछ और कुछ फीमेल हैं, तो ये उसके सब सेक्शन कहला जाते हैं और कुछ नहीं है। तो ये हम जानते हैं कि सब सेक्शन भी किए जा सकते हैं, ठीक है। कॉलम और शुड बी नंबर्ड फॉर रेफरेंस, बिल्कुल नंबरिंग की जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल लॉजिक है, इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इजी है। फिर इसकी एक समरी हम देख लेंगे, उसको जान लेंगे जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो टू और मोर कॉलम्स और रोज विथ सिमिलर हेडिंग मे बी ग्रुप्ड अंडर अ कॉमन हेडिंग टू अवॉइड रिपीटिशन, याद रखना है ना, एक ही जगह पर हमें ग्रुप्ड करना चाहिए, रिपीटिशन से बचना चाहिए इसमें। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। और क्या होता है भैया, बॉडी ऑफ द टेबल होती है। बॉडी क्या होती है भैया, हम देख चुके हैं, उसका मेन जो अंदर होता है, जो उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वही उसकी बॉडी कहलाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम हेड नोट। हेड नोट क्या होता है, तो इन केस मेन टाइटल कन्वे नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है जो हम देना चाह रहे थे, तो उसका सपोर्टेड जो हेडिंग्स होती है उसी को हम हेड नोट्स कहते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट इन प्रोमिनेंट वर्ड, ठीक है, हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। एक ये भी प्रश्न हो सकता है कि किस पे लिखा जाता है भैया हेडिंग, ये तो ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखी जाती है, ठीक है। ये हम किस पे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स पर लिख देते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट वर्ड जस्ट बिलो द मेन टाइटल, मेन टाइटल के ठीक नीचे, क्योंकि मेन टाइटल के सपोर्टिव में ही तो हेड नोट लिखा गया है ना, इसलिए हम उसको नीचे लिखते हैं। तो देखो ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं ना, ये सारा हमारा हो कहाँ से जाएगा, तो मैं समझ में आ रहा होगा, वो नीचे ही से हो जाएगा, है ना। फिर अब ये देखो, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका कुछ अन्य नाम होता है मैथमेटिकल, वो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो यदि हम मैथमेटिकल नाम की बात करें तो वो क्या होता है, देखो प्रीफेक्टरी नोट कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, प्रीफेक्टरी नोट भी कहते हैं, ठीक है। हेड नोट इज इंसर्टेड टू कन्वे ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा, ऑल्सो नोन एज प्रीफेक्टरी नोट,
ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं सोर्स नोट होता है। सोर्स नोट क्या होता है भैया? तो सोर्स नोट ये होता है कि हमने जो टेबल बनाई है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन का यदि कहीं से हमने लिया है तो उसका सोर्स बताना चाहिए और उस सोर्स के लिए हमें नीचे लिखना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था सेंसस करके लिखा था कि सेंसस 2011 करके हमने लिख दिया था, सेम वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने कुछ नहीं देखना और ये बॉटम में लिखा जाता है, ये भी हम देख चुके। तो ये कहाँ लिखे जाते हैं, इसके लिए वो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो रट लेना, हाँ, या तो बना के चेक कर लेना। फिर इसके बाद जाएगा तुम्हारा सोर्स नोट हो गया हमारा, करेक्ट है। ये हमें आइडिया देता है। अब ये क्यों करते हैं भैया हम तुम्हारा, कि हम क्रेडिट देना चाहते हैं भैया कि सोर्स नोट क्यों तैयार किया जाता है, ताकि हम क्रेडिट दे सकें जिसने डेटा कलेक्ट किया है। रेफरेंस देता है, सोर्स मटेरियल देता है, ठीक है, सम आइडिया देता है रिलायबिलिटी का कि कहाँ से आया है डेटा। इसके बाद आता है हमारा फुट नोट। फुट नोट मतलब सबसे नीचे जो लिखा जाता है, लास्ट पार्ट होता है टेबल का। यही प्रश्न हो सकता है, लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, या सेकेंड लास्ट इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज। सेकेंड लास्ट क्या होता है भैया? सोर्स नोट होता है। जबकि लास्ट क्या होता है? फुट नोट होता है। ये क्या करता है भैया? डेटा कंटेंट में कुछ भी कोई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो वहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया था ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि मान लो कई बार हम रेफरेंसिंग करते हैं, नीचे साइटेशन करते हैं नीचे, कि ये हमारा पेज ख़त्म हो रहा है, जैसे मान के चलो ये हमारा पेज ख़त्म हुआ, यहाँ पर पूरी एक इन्फॉर्मेशन लिखी थी पूरे में, तो हम यहाँ पर फिर स्टार पॉइंट करके कुछ वर्ड्स में स्टार लगा होता है और उनको नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं, वही है हमारा क्या? फुट नोट, और कुछ नहीं है फुट नोट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला चलते हैं हम, क्या देखो ये लिखा है इन्होंने, क्यों करते हैं इसका यूज़ भी है तुम्हारा, तो क्लैरिफाई करता है जो कि पहले क्लियर नहीं हुए होते हैं, हेडिंग्स को, टाइटल को, सब टाइटल को, कैप्शंस को, ठीक है। एक्सेप्शन होता है कोई डेटा में, उसकी स्थिति में होता है, एनी थिंग को क्लैरिफाई करने में। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। यही इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ यूज़ होता है, एक प्रश्न इससे हो सकता है। ये हमने उसका एक उदाहरण देख चुके हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप ऑफ टेबल्स में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वाले का, फिर एक छोटा सा हम और कवर करेंगे। तो टाइप ऑफ टेबल्स में क्या है? टाइप ऑफ टेबल्स में क्या है? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो सकता है, नेचर के हिसाब से होता है और एक्सटेंट के हिसाब से हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखो क्या क्या हो सकती है, ये जनरल पर्पस यही है, और एक स्पेशल पर्पस। फिर एक होती है नेचर ऑफ डेटा, ओरिजिनल डेटा है या डिराइव डेटा। ओरिजिनल मतलब मैंने ही कलेक्ट किया, जबकि डिराइव्ड मतलब है कहीं और ये डेटा डाला था, मैंने इस डेटा को इधर से उठाया, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये कहलाता है। फिर इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा एक्सटेंट, और उसमें क्या पूरा कॉपी पेस्ट किया? कॉपी पूरा नहीं, जो जो हमारे यूज़ का था, मेरे यूज़ का जो जो था यहाँ से, तो मैंने उसको उठाया। जो यूज़ का नहीं था उसको मैंने यहाँ फेंक दिया, लेकिन जो जो मेरे यूज़ का था वो मैंने उठा लिया, ठीक है। फिर एक हो जाता है हमारा क्या, तो एक आ जाएगा अब हमारा एक्सटेंट ऑफ कवरेज। तो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ये अभी हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन में आगे देखते हैं, ठीक है। देखो जनरल पर्पस टेबल सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनरल पर्पस टेबल इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है भैया तुम्हारा, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द रॉ डेटा इन ग्रेट डिटेल। याद रखना, जनरल पर्पस डेटा जो हम बना रहे हैं टेबल, उससे हमें ग्रेट मतलब ज़्यादा बड़ी डिटेल मिलेगी, ज़्यादा जानकारी मिलती है। एंड कवर्ड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेल में, ठीक है, सेम सब्जेक्ट के बारे में, और इसमें कुछ नया नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। फिर जाता है इट रिप्रेजेंट द डेटा विदाउट स्पेशल एनालिटिकल पर्पस, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल नहीं है। क्यों नहीं है स्पेशल? क्योंकि ये जनरल पर्पस है। ये कैसा पर्पस है? जनरल पर्पस है। ये मैनी पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, जबकि कोई जो स्पेशल पर्पस होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक टॉपिक या एक विषय, जनरल सबके लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना जनरल प्रो फार्मा बना दो तो वो सब वही यूज़ कर सकते हैं, ये होता है। जबकि स्पेशल प्रो फार्मा कुछ ही लोग यूज़ करते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक्सटेंसिवली टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी? यही यूज़ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। जनरल पर्पस टेबल कहाँ यूज़ होती हैं, होती क्या है, कितनी इन्फॉर्मेशन देती हैं, लार्ज अमाउंट में देती हैं, कम अमाउंट में देती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला हम देख लेते हैं स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल में क्या होगा भैया? स्पेशल पर्पस टेबल हम देख चुके हैं, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देती हैं। जैसे कंपनी में कोई नंबर ऑफ ईयर में क्या प्रोडक्शन हुआ, जबकि जनरल पर्पस टेबल कंपनी की ही जानकारी दे सकती है अलग अलग आयामों में, जबकि इसने सिर्फ किसकी? प्रोडक्शन की जानकारी दी है, ठीक है। ये हमने देखा। दीज टेबल्स आर जनरली वेरी ब्रीफ, वो क्या थी? ग्रेड थी, लंबी जानकारियाँ दे रही थी, जबकि ये क्या होती है? छोटी जानकारियाँ देती हैं, ठीक है। एनालाइज द डेटा करके देती है जानकारी। इसे हम टेक्स्ट टेबल या समरी टेबल या एनालिटिकल टेबल भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हमने देखा था कि उस टेबल को क्या कहते हैं, यहाँ पर इनका नाम देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आएगा। एनालिटिकल टेबल्स आर क्या होती हैं? तो स्पेशल पर्पस होती है। समरी टेबल्स आर स्पेशल पर्पस होती है।
टैक्स टेबल्स आर स्पेशल पर्पस होती है, जबकि अभी हमने वहाँ देखा था रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल वो क्या होती है, जनरल पर्पस होती है। फिर आ जाता है हमारा अगला ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल वही कि हमने भैया जो डेटा कंटेन होता है वो डेटा जो फैक्ट्स होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में हमने ही लाए हुए होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या करते हैं, हमने ये लिया और उठा के लिख दिया है, लेकिन इसको हमने राउंड अप नहीं किया। मान लो यहाँ बच्चों की संख्या 3 थी तो हमने 3 ही लिख देंगे, इसे हम राउंड अप नहीं करेंगे, ठीक है ना। नॉट राउंडेड अप, यही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की टेबल में डेटा को राउंडेड अप नहीं किया जाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा है नॉट राउंडेड अप, ठीक है। तो ये ओरिजिनल टेबल में क्यों नहीं करते, क्योंकि जो ओरिजिनल मिला है हमको हम वही लिख देंगे, हम अपने हिसाब से उसमें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एडजस्टमेंट्स को नहीं लागू करेंगे, ठीक है। ये हमने देखा। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा इट कंटेंट्स डेटा विच वॉज इनिशियली कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। प्राइमरी टेबल है, प्राइमरी है बिल्कुल, ठीक है। और क्लासिफिकेशन टेबल भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ओरिजिनल टेबल हो गया हमारा, अब आता है डिराइव्ड टेबल। अब डिराइव्ड टेबल में क्या हो रहा होगा, लॉजिक है कि यहाँ पर पहले से कुछ डेटा रहा होगा, फिर उसी को हमने एनालाइज किया हुआ होगा। जैसे देखो एवरेज निकाल दिया, कोई डेटा का परसेंटेज निकाला, इन सब के हिसाब से किया। ये जो करते हैं ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल से इन्फॉर्मेशन को डिराइव की जाती है, इसलिए इसे हम डेरिवेटिव टेबल भी कहते हैं। ये बड़ा इजी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्या जनरल टेबल को क्या कहते हैं, पर्पस स्पेशल पर्पस टेबल्स को क्या कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सिंपल टेबल आते हैं, यही हमारा तीसरा है एक्सटेंट ऑफ कवरेज के हिसाब से। तो भैया देखो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेबल विच डेटा इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द वन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। इसलिए हम इसे वन वे टेबल कहते हैं। वन वेरिएंट होता है, कितने वेरिएंट होते हैं इसमें, वन, ओनली वन। और इसी हम फर्स्ट ऑर्डर यानी सब कुछ में सिंपल में वन का कोड रहेगा तुम्हारा, ठीक है। यूनी वेरिएंट का मतलब क्या होता है, यूनिक मतलब वन, तो यूनी वेरिएंट टेबल भी कहते हैं। वन वेरिएबल्स की स्टडीज़ होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या हो जाएगा, वन से ज़्यादा टेबल्स का होगा, जैसे वन से ज़्यादा वेरिएबल का होगा, जैसे टू वे टेबल हो सकती है, ठीक है। ठीक, जैसे अगर टू है तो हम इसने क्या बोल दिया, डबल टेबल बोल सकते हैं, टू वे टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जैसे कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स में अब क्या आ जाएगा, टू से भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसे हम थ्री वे टेबल हो सकते हैं। तो थ्री वेरिएबल्स होंगे, कितने वेरिएबल्स होंगे, ये थ्री वेरिएबल्स में क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार मैं देख लूँ। ये एक टेबल है, ठीक है, मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, अब यह टेबल में मैंने 3-4 पार्ट किए, लेकिन यहाँ पर मेनली 3, एक कॉलम में इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। यहाँ पर मान लो लिखा है नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, यही है हमारा, ये और कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स टेबल हो गया। अगला हम चलते हैं तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टेबल में एक और होता है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल में कुछ नहीं, और ज़्यादा मल्टी वेरिएंट हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएंट हो जाएंगे, इसलिए ये सर्वाधिक कॉम्प्लेक्स टेबल मानी जाती है, ठीक है। लार्ज नंबर इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये अभी जितनी भी हमने देखी ना, जब जैसे 2 वेरिएबल जाए यानी वो दोनों वेरिएबल आपस में संबंधित होंगे, 3 वेरिएबल जाए तो वो तीनों वेरिएबल आपस में संबंधित होंगे, मल्टी वेरिएंट जाए तो सारे डेटा जितने भी हैं ये सारे आपस में संबंधित होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन डेटा एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में। हम क्या करते हैं, कई और टाइप से देख लेते हैं। क्वालिटेटिव हो सकता है हमारा डेटा का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जब हम क्वालिटी के बेसिस में करते हैं, ठीक है, जबकि जब हम क्वांटिटी के बेसिस में करते हैं तो उसे क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर डेटा कह देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा क्या जाता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल, जब काल समय के अनुसार हम करते हैं, ये सीधा प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। टेम्पोरल्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, तो ईयर, टाइम पर बेस्ड होता है, जबकि स्पेशियल किस पर बेस्ड होता है, स्पेस पर, स्पेस मतलब जगह पर, इसलिए हम इसे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कहते हैं, जैसे यूएस, यूके, जापान, रसिया। जबकि पिछले वाले में हमने क्या देखे थे, ईयर थे, 2014, 15, 16, 17, 18, ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट ये हमारा एक हो गया, एक 15 से 20 मिनट का और होगा, उस पर हम क्या करेंगे, तो उस पर हम करेंगे रिप्रेजेंट करना, ग्राफ वगैरह देखेंगे।